नहीं दिया। पहली बार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट का एक अलग मंत्रालय गठित करके देश के स्किल को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उसके प्रशिक्षण की योजना तैयार की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी महोदय 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस था और उस दिन हमारे सहयोगी मंत्री श्री चेतन चौहान जी ने, उनके मंत्रालय ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में यानी गांव में कार्य करने वाले गांव के उन बालिकाओं ने, गांव के उन नौजवानों ने जिनकी प्रतिभा को कभी सरकारों ने जानने का प्रयास नहीं किया, उन्हें प्रशिक्षण देकर के उनको रोजगार के साथ कैसे जोड़ा। वे बालिकाएं कहती थी कि हमने हाई स्कूल पास किया था, घर में बैठे थे, कोई पूछने वाला नहीं था, निराशा होती थी। हमें पता लगा कि सरकार ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, 3 महीने से हम लोगों ने ट्रेनिंग ली और हमें रोजगार मेले में रोजगार मिला। आज हम 12,000 से 15,000 रुपए घर में बैठे बैठे कमा रहे हैं। और ऐसे 3 महीने के दौरान हम लोगों ने 6 लाख से अधिक नौजवानों को पंजीकरण कराया है और हम लोगों का लक्ष्य है कि इस वर्ष हम लोग 10 लाख नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट में प्रशिक्षित करके उनको हम नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। हम लोगों ने इसीलिए पैसे की व्यवस्था उसके लिए इसलिए की है। स्किल डेवलपमेंट इसी दिशा से आवश्यक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा यही है। 10 लाख नौजवान इस वर्ष हम करने जा रहे हैं और 5 वर्ष में 70 लाख नौजवानों के लिए हम ये व्यवस्था देने की व्यवस्था कर रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 2016-17 में 6,974.34 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी, जबकि इस वर्ष यह 17-18 में हम लोगों ने 7,194.57 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसमें की है। नगर विकास के लिए, जिसमें मुख्यतः अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजनाओं हैं, इसमें गत वर्ष 8,267.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी, जबकि इस वर्ष हम लोगों ने 13,189.01 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में 60% ज्यादा है, 60% अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था के लिए गत वर्ष 2,100 करोड़ रुपए की व्यवस्था इन्होंने की थी, जबकि इस वर्ष हम लोगों ने 3,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसके माध्यम से की है। और इसके साथ ही बुंदेलखंड, पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र, इसके लिए 2,800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की है, जिसमें हम सरफेस वाटर की सप्लाई इन क्षेत्रों में कर सकें। प्रदेश में सड़कों के अनुरक्षण और उन्हें गड्ढा मुक्त करने के लिए 3,972 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 24% अधिक है। महोदय, इसके अलावा प्रदेश के अंदर विकास से भी मुझे लगता है कोई आप लोगों का लेना देना तो नहीं रहा होगा, और इसीलिए प्रदेश के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार से जो ये एयर स्ट्रिप थी, इनके बारे में वैसे आप लोग विकास से बहुत दूर हैं, विकास से इसे दूरी भी बनाए रखते हैं, क्योंकि समाजवादियों का एक आचरण होता है, चाहते हैं कि विकास न हो, स्वयं का विकास हो, देश का प्रदेश का न हो। और इसलिए एयर स्ट्रिप के बारे में कुछ नहीं किया आप लोगों ने, हम लोगों ने तो शुरू कर दिया है। और हम लोगों ने बजट में भी व्यवस्था की, 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने की है। हम प्रदेश के अंदर रीजनल कनेक्टिविटी के माध्यम से एक दूसरे महानगर को हवाई सेवा के साथ जोड़ने वाले हैं। अभी हम लोगों ने मथुरा वृंदावन, आप लोगों ने तो मथुरा वृंदावन तक को नहीं छोड़ा, उसका विकास तक वंचित कर दिया। अभी मथुरा वृंदावन की कैसे हवाई सैर लोग कर सकें, वो परिक्रमा को देख सकें, जो बुजुर्ग हैं वे लोग कैसे कर सकें, उस परिक्रमा को भी हम, गोवर्धन की उस परिक्रमा को भी हम लोगों ने उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है। बहुत शीघ्र हम इसको और भी स्थानों पर प्रारंभ करने जा रहे हैं।
हम लोगों ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने जा रहे हैं। हम लोग आगरा की एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने कर दिया है। लखनऊ के एयरपोर्ट का भी विस्तार करने जा रहे हैं। इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, इन सब के बारे में कार्य योजना लेकर के आए हैं और ये बजट में व्यवस्था हो रही है। इसलिए महिला, इन्होंने कहा महिला विरोधी है बजट। पता नहीं माननीय रीता जी ने बजट में इनका जवाब दिया कि नहीं दिया, लेकिन महिला दिया होगा ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महिला एवं बाल विकास की योजनाओं के लिए यानी रेस्क्यू वैन भी रीता जी ने मात्र 100 दिन के अंदर 64 अतिरिक्त चलवा दी हैं प्रदेश में। 181। हम जब एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करते हैं तो सबसे अधिक परेशानी आप ही लोगों को होती है। और जब 181 नंबर हम लोग जारी करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको परेशानी तो होनी है। और इसीलिए 100 दिन के अंदर 64 रेस्क्यू वैन प्रदेश के अंदर चला करके महिलाओं की सुरक्षा के प्रति एक नई जागरूकता पैदा करने के साथ साथ हमने बजट में भी महिला और बाल विकास की योजनाओं के लिए 6,353.56 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण और उनके अनुदान के लिए 1,129.78 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में 77% अधिक है। आप किस उसकी बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं उनके लिए नहीं व्यवस्था, हम कह रहे हैं हमने जो व्यवस्था की है आपसे कई गुना ज्यादा की है, कई ज्यादा की है। और इसीलिए अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ जो संचालित योजनाएं हैं 23,690.86 करोड़ रुपए की हम लोगों ने व्यवस्था की है, जो गत वर्षों की तुलना में 5% अधिक हम लोगों ने व्यवस्था की है। वृद्धा पेंशन, किसान पेंशन योजना के लिए भी 1,885 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में 35% अधिक है। महोदय, दिव्यांगों के भरण पोषण अनुदान के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में 70% अधिक है। और पुलिस के व्यवस्था के अंतर्गत 16,116.75 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 7% अधिक व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश विकास करेगा कैसे जब ये लोग केंद्र के साथ इनका कोई समन्वय नहीं था? ये केवल झूठे नारे देते थे, झूठी घोषणाएं करते थे, और केंद्र के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं घोषित की गई होती हैं उन योजनाओं के साथ कभी भी समन्वय स्थापित करके इन लोगों ने कभी समन्वय नहीं किया। उसका परिणाम क्या था? प्रदेश में किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, नौजवानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, महिलाएं योजनाओं से वंचित होती थीं, बालक उन योजनाओं से वंचित होते थे, बालिकाएं उन योजनाओं से वंचित होते थे। और यह सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का कि केंद्र और प्रदेश में एक समान विचार वाली, एक समान विचारधारा वाली सरकार है और उसका लाभ प्रदेश की सरकार लेने जा रही है। 3 वर्ष की केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कार्यकाल देश की आजादी के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाएगा। हर पखवाड़े एक नई योजना। प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, हमें आम नागरिकों को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमारी योजनाओं का केंद्र बिंदु लोक कल्याण होना चाहिए, लोक लुभावन नहीं। लोक लुभावन नारे कुछ दूरी तक और कुछ देर तक समाज को और कुछ लोगों को भले ही लुभा सकते हो, लेकिन कल्याण किसी का नहीं कर सकते। और उस लोक कल्याणकारी अभियान से ही प्रेरणा प्राप्त करके हम लोग जो कर पा रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी अभियान से प्रेरणा प्राप्त करके हम कुछ कर पा रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया
कि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंदर जोड़ करके प्रदेश के नागरिकों को मिलना ही चाहिए, और उसके लिए हर विभाग उस स्तर पर कार्य कर रहा है। महोदय, सीआरएफ एक योजना है, केंद्रीय सड़क निधि। केंद्रीय सड़क निधि में प्रदेश का जो हिस्सा था आबादी के अनुसार मुश्किल से प्रदेश को 200 करोड़ रुपए प्रदेश का हिस्सा था, और उसमें भी होना चाहिए था कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जो पैसा केंद्र सरकार दे रही है, उसका यूसी आपको भेजना पड़ेगा, हर साल भेजना पड़ेगा। श्रीमान जी, लोग तो पैसा खर्च कर लेते थे दूसरे कार्यों में, आया सड़क के लिए, पता लगा कि सेफई में स्टेडियम में खर्च हो गया, आया सड़क के लिए स्विमिंग पूल में खर्च हो गया, सेफई महोत्सव में खर्च हो गया। प्रदेश में जनता भूखों मर रही है, प्रदेश में यहां की जनता स्वास्थ्य की सुविधाओं में मर रही है, प्रदेश में जनता पेयजल के अभाव में मर रही है, प्रदेश में सड़कें। अच्छा, वाह, गनीमत करिए कि मैं श्वेत पत्र लेके नहीं ये सरकार आई है। जिस दिन वो श्वेत पत्र जारी हो जाएगा ना, मुझे लगता है कि अभी तक तो हम लोगों ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की है, कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मुक्त हो जाए। गनीमत करिए। हम नहीं चाहते थे। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी। जिस निर्ममता के साथ प्रदेश के साथ इन दोनों दलों ने जिस निर्ममता के साथ लूट खसोट की है, जिस प्रकार से नोचा है, मुझे लगता है कोई सभ्य समाज उसको कभी स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि योजना किसी और के लिए पैसा ही नहीं आता था, क्योंकि यहां से यूसी नहीं जाता था। हम लोगों ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी समय पर प्रस्तुत किया, और एक साथ प्रदेश की सड़कों के लिए 10,000 करोड़ रुपए हम लोग केवल सीआरएफ के अंतर्गत लेकर के आए। प्रदेश के अंदर भी सड़कें चौड़ी बन सके, गांव के लोग भी शहरों की तरह अच्छी सड़कों पर चल सकें। उस परिकल्पना को साकार करने के लिए फिर बातचीत हुई, एक योजना बनाई, और उस योजना के अंतर्गत तब फिर ये कार्य प्रारंभ हुए, और उसी प्रकार से अन्य योजनाओं के लिए भी। महोदय, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए हम लोगों ने जो केंद्र सरकार के सहयोग से इस योजना में कार्य किया जाना था, उसमें हम लोगों ने भी धनराशि दी, केंद्र सरकार से भी आया है। 968.57 करोड़ रुपए की हमने व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में 15% अधिक भी है, और केंद्र के साथ मिलने के बाद इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता को बहुत बेहतर तरीके से मिल पाएगा। इसी प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भी 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने की है, जो गत वर्ष की तुलना में 12 गुना अधिक है। आप अनुमान करिए कि 12 गुना अधिक होने के बाद क्या स्थिति होगी। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता से खैर आप लोगों का बहुत रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को, और इसीलिए आप लोगों ने तो मां गंगा को भी नहीं छोड़ा है, और आप लोगों ने तो गायत्री नाम भी लोग अब अपने परिवार में रखना बंद कर देंगे। महोदय, पहली बार हो रहा है, गंगा जी के किनारे जो 1627 गांव थे, इन गांवों को खुले में शौच से मुक्त करना था। इन लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, कोई रुचि नहीं ली, कार्य ही नहीं किया। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जब स्वच्छता की रैंकिंग आई तो 100 गंदे शहरों में 52 उत्तर प्रदेश के थे। ये आपका विरासत है। 1627 गांवों के बारे में कोई चिंता नहीं, एक भी जिला ऐसा नहीं था जिसको ये लोग ओडीएफ घोषित कर चुके हों।
कोई रुचि नहीं। ये सरकार आई, 100 दिनों के अंदर गंगा किनारे 1627 गांव ओडीएफ घोषित हो गए, खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। अब ये भारत सरकार स्वयं, भारत सरकार के माननीय मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का पत्र आ गया है कि इसके लिए हम उत्तर प्रदेश में आकर के ही उन सभी सम्मानित ग्राम प्रधानों को और जनप्रतिनिधियों को, इसमें हमारे विधायकों ने भी योगदान किया है, हमारे मंत्रीगण गए हैं और उन लोगों ने उसके लिए वो सम्मानित करना चाहते हैं। उस दृष्टि 1627 गांव ओडीएफ घोषित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे लगभग 2 जनपद ऐसे हैं जो ओडीएफ घोषित हो गए हैं और हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग 31 दिसंबर तक प्रदेश के 30 जिलों को ओडीएफ घोषित करें। इसमें मैं आपका भी सहयोग चाहूंगा, आपका भी सहयोग इसमें मिले। सरकार के साथ मिलकर के चलिए, विकास होगा। विकास की योजनाओं को लेकर के चलिए। मैं बहुत सारी योजनाओं को आपके लिए आया हूं। आप अगर इन योजनाओं को लेके जाएंगे तो अगली बार यहां आ पाएंगे, अन्यथा अगर हमारा कोई जनप्रतिनिधि ही वहां चला गया तो दोबारा आना भी कठिन हो जाएगा। और इसलिए मैं आपकी ये सब योजनाएं आप ही के लिए लेके आया हूं, क्योंकि हमारे लोग तो सब जा रहे हैं, सभी माननीय सदस्य जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। और इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने 3255 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में महोदय 100% अधिक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र, इसमें हम लोगों ने 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में 67% अधिक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसमें 2990.88 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में दुगना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी बड़ी योजना है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैं देख रहा था उस दिन कह रहे थे कि हमने 700 कुछ मकान बना लिए, पीठ थपथपा रहे थे। मैं सोच रहा था कि 700 कुछ मकान बनाने पर ये श्रीमान जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कैसे इस प्रदेश का कल्याण होगा। इस प्रदेश के अंदर अगर आप 2011 की सूची ही देखेंगे, 24 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपना आवास नहीं है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट देखेंगे, 24 लाख से अधिक ऐसे परिवार हैं और 700 मकान दे दिए, इसी में आप पीठ थपथपा रहे थे। मात्र 100 दिन के अंदर हमारे ग्राम्य विकास मंत्री ने, आप बैठ जाइए ना, आप आराम से बैठिए, आप बोल चुके हैं, सुन लीजिए आराम से। और हम लोगों ने, ग्राम्य विकास मंत्रालय ने 100 दिन के अंदर 6 लाख से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, उनका पैसा जा चुका है। इस वर्ष 10 लाख लोगों का हम आवास देने जा रहे हैं और मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा, अब अपनी विधानसभा में जाइए, उन गरीबों को सर्टिफिकेट बांटिए। यहां न कोई जाति भेद है, न कोई वर्ग भेद है। जो सूची में आएगा, हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया, जो पात्रता की सूची में उसको दो, जो बचेगा हम उसको बाद में जरूर देंगे। मछुआ आवास में भी आप लोगों ने तो उनका हक ही मार दिया है। आदरणीय कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 1991 में। उन्होंने उस समय पट्टे किए थे पोखरों के, तालाबों के, नदियों के, घाटों के, और उस व्यवस्था को मछुआ समुदाय को उन्होंने दिया था। निषाद है, केवट है, बिंद है, मल्लाह है, माझी है, इन सभी जातियों को उन्होंने उसमें ये पट्टे उस समय आवंटित करने की व्यवस्था की थी और इन लोगों ने 2015 में वो व्यवस्था ही समाप्त कर दी है। सारा लाभ उनका भी हड़पने का प्रयास किया है। और क्या प्रदेश के अंदर केवल 700 कुछ ही मछुआ समुदाय के लोग हैं? इतनी बड़ी आबादी, और उस आबादी को 700 कुछ मकान देकर के लोग पीठ थपथपा रहे हैं। मैं कहता हूं उन सभी लोगों के लिए हम लोगों ने अपने इस विभाग से जुड़े मंत्री से कहा है, श्री जयप्रकाश निषाद से,
हम लोगों ने कहा कि जाइए सर्वे कराइए, उस समुदाय को भरपूर आवास दिलाने का व्यवस्था करिए, कहीं कोई कमी पैसे की नहीं आने दी जाएगी, और ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। महोदय, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए भी हम लोगों ने 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में 10 गुना अधिक है। अनुमान कर ले आप, कहां हैं आप। महोदय, अमृत योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 61 शहर चयनित हुए हैं, उन 61 शहरों में पेयजल, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं की दिशा से भारत सरकार के सहयोग से योगदान होना है। कोई रुचि नहीं थी। हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है। और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग यानी 1.5 गुना से अधिक है। यह व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर की है। महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु हम लोगों ने 4942.60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में 42% अधिक है। और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 19,444.35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 27% अधिक है। यानी हर एक मद में पहले से अधिक पैसा दिया गया है, पहले से बेहतर व्यवस्था दी गई है। और इसीलिए हम लोग कहेंगे अपने पक्ष के मित्रों से, प्रदेश के अंदर विकास में आप लोग थोड़ा रुचि लें तो प्रदेश का विकास हो जाएगा। और इसलिए सड़क बन रही है, आपका स्वागत है, आप आइए अपनी विधानसभा क्षेत्र में, उनका निरीक्षण भी करिए, उनका उद्घाटन करने में भी अपना योगदान दीजिए। बिजली की व्यवस्था, ऐसा तो नहीं है अब कि किसी गांव विशेष में, किसी जिले विशेष में बिजली चलेगी। हमारे विद्युत मंत्री ने तो 75 के 75 जिलों को बिजली दे दी है। हर जिला मुख्यालय पे 24 घंटे बिजली चलेगी, हर तहसील मुख्यालय और बुंदेलखंड में 20 घंटे बिजली रहेगी, और हर ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली बिना भेदभाव के जाएगी। यह व्यवस्था समान रूप से दी है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आपके समय में 15,000 20,000 रुपए देने पे भी बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था उसको। हम लोगों ने बिजली का कनेक्शन उसको फ्री में करवाने की व्यवस्था की है, शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में। आप लोग एक साल में 5,000 ट्रांसफार्मर नहीं बदल पाए थे। हमारा ऊर्जा विभाग 100 दिन में 8,000 से अधिक ट्रांसफार्मर बदला भी है और उनकी क्षमता भी बढ़ाया है। पावर फॉर ऑल के एमओयू पर हम लोगों ने साइन किए हैं, और पावर फॉर ऑल के उस एमओयू पर इसलिए साइन किए हैं जिससे प्रदेश के अंदर हर तबके को बिजली मिल सके। 15 वर्ष प्रदेश में जो अराजकता के दिन थे, लूट खसोट के दिन थे, इसको विराम लगाने के लिए 100 दिन में 18,000 से अधिक छोटे बड़े मजरों में विद्युतीकरण का कार्य भी ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा संपन्न किया गया है। एक कार्य को एक नई गति देने का प्रयास हुआ, एक व्यवस्था देने का प्रयास हुआ। और इसलिए मैं कहूंगा आपसे, आप लोग भी जाइए। आप लोगों ने विद्युतीकरण का कार्य कैसे किया था? आप लोग जाते थे, एक वर्ग विशेष के यहां जाते थे, वहां जाकर के कहते थे कि भाई चौराहे पे आके अपना कनेक्शन चेक करवा लो, और शेष लोगों के घर घर में जाकर के अपमानित करने का कार्य करते थे। ऐसी व्यवस्था यहां नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया, हमने बिजली समान रूप से दी। अगर देवा शरीफ में बिजली जलेगी तो महादेवा में भी जलेगी। हमने भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं, दोनों जगह समान रूप से बिजली मिलनी चाहिए। हम लोगों ने नहीं कहा कोई वीआईपी जनपद है। अगर सुरेश खन्ना जी के यहां बिजली 24 घंटे शाहजहांपुर में रहेगी तो रामपुर जिला मुख्यालय पे भी 24 घंटे बिजली रहेगी। यही लोकतंत्र है,
इसी को लोकतंत्र कहते हैं। कुछ चंद लोगों की मनमानी लोकतंत्र नहीं होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसी लोकतंत्र की, इसी प्रकार के मनमानेपन की भर्त्सना की थी। और यही हम कहने के लिए आए हैं कि हम आपसे आह्वान करेंगे, आप लोग जाइए गांव गांव में जाकर के उन गरीबों को, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बिजली का कनेक्शन दिलवाइए। डायल टोल फ्री नंबर जारी हुआ है, ट्रांसफार्मर चलता है, महीनों नहीं बदल पाता था। यहां पे तो 48 घंटे में ग्रामीण क्षेत्र में, 24 घंटे के अंदर शहरी क्षेत्र में बदलने का कार्य हो रहा है। ये व्यवस्था हुई है, उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। ये कार्य अचानक नहीं प्रारंभ हुआ है, लगातार इसको एक नई गति मिलेगी। इसलिए मुफ्त कनेक्शन वितरण के लिए कैंप लगाइए, गरीबों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाइए। एक अच्छी स्थिति पैदा होगी, आने वाले समय के लिए भी कुछ आपके पास एक आधार बच पाएगा, नहीं तो सफाया तय है। महोदय, स्कूली बैग, यूनिफॉर्म जो लोग कभी दे नहीं पाते थे, वे लोग आज हमसे कह रहे हैं कि अभी नहीं मिल पाया है। अरे हमने तो कहा कि हैं, पिछली बार तो दिसंबर तक बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई थी। नवंबर दिसंबर में किताबें बढ़ती थी, नवंबर दिसंबर में किताबें बढ़ती थी। यूनिफॉर्म के बारे में पिछली बार मैं कह ही चुका हूं। अब जाइए ना, हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म मिल रही हैं, दीजिए, बांटिए आप भी। मैं तो आह्वान करूंगा कि आप भी एक एक विद्यालय गोद लीजिए, आदर्श विद्यालय के रूप में उसको बनाइए। उन स्कूलों के दिन बहुर सकें, इस दिश से इस प्रकार की एक स्थिति पैदा करिए कि सरकारी स्कूल में जाने पर हर बच्चा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। वे लावारिस नहीं हैं। गरीब और किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा ही वहां पढ़े, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा होगा कि नेताओं के बच्चे भी वहां पढ़े। और ये शुरुआत अगर आप कर सकें तो इसके लिए मैं कहूंगा कि बांटिए उनको यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स सब दीजिए उन बच्चों को। हम लोग देने जा रहे हैं। क्या गरीब का बच्चा नंगे पैर जाता है? आपको अच्छा लगता है क्या? इस समाजवाद का नारा देकर के क्या समाजवाद आ जाएगा? समाजवाद वो होगा जब हर व्यक्ति के अंदर खुशहाली होगी, और खुशहाली को लाने के लिए आगे आइए। हम लोग देने जा रहे हैं। मैं आह्वान करूंगा, संसद सत्र, इस विधानसभा सत्र के बाद 28 के बाद पूरा अगस्त का महीना होगा आपके पास, हम लोग रोक देंगे आप लोगों के लिए। उन बच्चों की सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्कूल चलो अभियान के साथ आप सब जुड़ेंगे, अच्छा होगा, अच्छा होगा। एक पारदर्शी व्यवस्था होगी। हम एक टीम भावना के साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए आपका आह्वान करना चाहेंगे। इसमें हम लोग चाहेंगे 2 और कार्यों में। फसली ऋण मोचन का जो कार्यक्रम होगा, हर विधानसभा में 5,000 से लेकर 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 किसान इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। अगर आप अपने हाथों से सर्टिफिकेट बांटेंगे, अच्छा होगा। मैं नेता प्रतिपक्ष को भी, आपके सभी सहयोगियों को, हमारे बस बहुजन समाजवादी पार्टी, और खैर लल्लू जी तो हमारे पड़ोसी ही हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा अपने क्षेत्र में जाएं। मैं संबंधित विभाग से कहूंगा कि वे, यद्यपि कृषि विभाग इसका नोडल विभाग है, तो कृषि मंत्री तो आपके पड़ोसी ही है, उनसे खैर उनके साथ तो आपकी रात को बैठक होती है। कोई बात नहीं, दिन में यहां बोलिए, रात्रि को तो भोज चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं कहूंगा कि आप लोग भी बांटिए, फसली ऋण मोचन के सर्टिफिकेट बांटिए। आप लोग कहते थे नहीं होगा, आखिर वो भी हो गया, अब सर्टिफिकेट ही बांट लीजिए। आवास योजना में महोदय इस वर्ष 12 लाख आवास हम लोग देने जा रहे हैं। 10 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और 2 लाख शहरी क्षेत्र में। और मैं चाहूंगा सभी माननीय सदस्य अपने अपनी विधानसभा क्षेत्रों में आवास वितरण के सर्टिफिकेट भी वितरण करें, गरीबों को, पात्र लोगों को, सभी लोग बांटे, अच्छा होगा। जनप्रतिनिधि जाएगा, कार्य में पारदर्शिता आएगी, एक अच्छी स्थिति पैदा होगी। आप लोग बोल सकेंगे कि हम ये काम कर रहे हैं। आप लोग इसलिए छुपाते थे क्योंकि कार्य में पारदर्शिता नहीं थी, हम लोग इसलिए प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि हमारे कार्य में पारदर्शिता है।
और इसलिए मैं आह्वान करूंगा कि आप सब इस योजना में सहभागी बने, जिससे एक अच्छी स्थिति प्रदेश के अंदर आए। और उस स्थिति के लिए आप सबको हम तैयार कर, मैं आप सबको इस बारे में आपका आह्वान करूंगा। महोदय, बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है हमारे वित्त मंत्री ने, और इस बजट में जो प्रदेश के वित्त पोषण के लिए जो संसाधनों की व्यवस्था की गई है, इसमें राजकोषीय घाटे को भी कम किया गया है। जो राजकोषीय जो घाटा है, जो अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% पर सीमित रखा गया है, जो पिछले वर्ष तक 3.01% तक था, यानी वो अपनी सीमा को क्रॉस कर चुका था। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि श्रीमान जी लोग प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाते, फसल ऋण माफ करने की बात तो बहुत दूर है इनके लिए। हम लोगों ने उस सीमा के अंदर उसको रखा भी है। बजट में 12,278 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत भी की गई है। साथ साथ हम लोगों ने जो एफआरबीएम की सीमा है उसको क्रॉस, उससे भी नीचे हम लोग आए हैं, और इसलिए वित्तीय संस्थाएं आज आकर्षित हुई हैं उत्तर प्रदेश के लिए। एक अच्छी स्थिति यहां पर पैदा की गई है। महोदय, संसाधन जुटाने के लिए अचानक नहीं जुटे हैं। हम लोगों ने सरकारों की, विगत सरकारों के द्वारा जो फिजूल खर्ची थे, उन पर बहुत आय से रोक लगाई है। अक्सर मंत्री बनने का मतलब यह होता था कि सरकारी खजाने पर करोड़ों का बोझ पैदा कर देना, और उसको रोका गया। सभी मंत्रियों से कहा गया था कि भाई देखो, आवास तो मिलेंगे, व्हाइट वॉश के अलावा कुछ नहीं होना है, न पर्दे बदलेंगे, न कुछ भी नहीं होगा, आप उसी ढंग से करेंगे। और मैं अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने में रखा, हर एक उसमें बचत की गई। ये पैसा प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का पैसा है, एक मुख्यमंत्री या किसी मंत्री का नहीं, किसी सरकार विशेष का नहीं। और इसलिए वो वित्तीय अनुशासन होना चाहिए, फिजूल खर्ची पर रोक लगनी ही चाहिए। और इस दिशा से जो प्रयास इसमें किए गए हैं, उसके साथ साथ जो खर्चों में कटौती की गई, अपने उन खर्चों में कटौती की गई, जो अनावश्यक योजनाएं थी जिनका प्रदेश के विकास से उन सबको सख्ती के बजट और राजकोषीय प्रबंधन के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उसका परिणाम है कि यह बजट हमारे वित्त मंत्री आज ने इस सदन में प्रस्तुत करने में सफल हो पाए, और आज हम उस पर, इस बजट का यहां पर जो है जवाब भी दे रहे हैं। महोदय, बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो मैं पहले भी कह चुका था कि केंद्र की योजनाओं के साथ हम लोगों ने उसको जोड़ करके उस कार्य को आगे बढ़ाया। और इसलिए मैं पूरे सदन से इस बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया है। आप 100 दिन के अंदर हमसे हिसाब मांगना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 100 दिन के अंदर हम आप लोगों के 10 वर्ष का भी हिसाब दे दें। लेकिन महोदय, हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर एक विश्वास का माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ है, आम जनता का विश्वास बहाल हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य में निवेश की भारी संभावनाएं थी, लोग निवेश नहीं करना चाहते थे, भाग जाते थे, क्योंकि एक जंगल राज की स्थिति यहां पैदा कर दी गई थी। एक अराजकता का सा माहौल प्रदेश के अंदर पैदा कर दिया गया था, और उस अराजकता और उस जंगल राज से मुक्ति के लिए आम जनमानस छटपटा रही थी। स्वाभाविक रूप से
हम लोग स्वयं उस चीज को आज फेस कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग अवैध खनन के कार्यों से मुक्त हुए हैं, अवैध वन कटान के कार्यों से जो लोग अब वहां से मुक्त हुए हैं, संगठित आपराधिक गिरोहों का संचालन जो लोग करते थे, वे लोग जो भूमाफिया थे, हम लोगों ने एक एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गठित किया है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,53,000 से अधिक मामले अब तक रिकॉर्ड हुए हैं, और 2 महीने के बाद जब अभियान हमारा चलेगा तो तब क्या स्थिति पैदा होगी, मुझे लगता है कि उसके बारे में उन भूमाफियाओं को सोच लेना चाहिए। और इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि भूमाफिया पोर्टल, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स, प्रशासन को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो गरीब जहां पर रह रहा है, उसके पास जमीन का पट्टा नहीं, उसके उस जमीन के पट्टे को, उस दलित के, उस गरीब के, उस किसान के पट्टे को कंफर्म करिए, और राजनीतिक संरक्षण में जिन लोगों ने बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा किया उनको सूचीबद्ध करके एक पूरा एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के पोर्टल पर उसको संबद्ध करिए, और उसके बाद एक साथ प्रसाद के बाद अभियान प्रारंभ करिए। प्रदेश के अंदर जहरबाग जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी, और सत्य के साथ इस प्रकार के तत्वों से निपटने का कार्य हम लोग करेंगे। और इसलिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स राजनीतिक संरक्षण में सरकारी जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर, और उन तालाब, उसमें सभी आ जाते हैं, तालाब हैं, पोखरे हैं, सभी जो भी जिसपे भी जिस कब्जा किया हो, ये सभी उसके दायरे में आएंगे। जो भी उस पर काबिज होगा उन सबको सख्ती के साथ निपटने के कार्य सरकार करेगी। इसीलिए उनको मैं सूचित करना चाहूंगा कि पहले ही खाली कर लें, क्योंकि इसके बाद जब हमारा बुलडोजर चलेगा तब फिर कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। और उस दिशा में हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है, और हम लोगों ने इस बात को पहले ही तय कर लिया। हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें यह सच है कि अराजक और जंगल राज की स्थिति आप लोगों ने विरासत में दी है। आदत अचानक सुधरती नहीं है, उस आदत को कभी कभी बहुत सारे लोग बातों से नहीं मान पा रहे हैं। मैं जानता हूं उसका इलाज क्या है, उसके भी इलाज की तैयारी हो रही है। और कानून को हाथ में लेने की इजाजत हम किसी को नहीं देने जा रहे हैं। हम लोगों का साफ है कि निर्दोषों को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो दोषी होगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और कानून व्यवस्था पर अगर आप प्रश्न उठाते हैं, मैं देखता हूं रोज यहां पे आकर के आप लोग 1 मिनट के लिए वॉकआउट कर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, दिखा देते हैं हमने वॉकआउट कर दिया। कानून व्यवस्था के बारे में आप कहते हैं, मैं देख करके ताज्जुब था, आप लोगों के यहां तो FIR ही लॉन्च नहीं करते थे आप। हम लोगों ने 100% FIR दर्ज करने का आदेश किया है। 100% FIR दर्ज होंगी, अगर कोई नहीं करेगा कार्रवाई करेंगे। एक बिगड़ी हुई व्यवस्था को एक झटके में हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ये ठीक होगा। जो ठीक नहीं होगा उसको हम ठीक कर भी देंगे। और इसलिए आप कल यहां पे कानून व्यवस्था की बात भी कर रहे थे महोदय, हत्या के ग्राफ में कमी आई है गत वर्ष की तुलना में, और ये कमी आई है लगभग 5.16%। रोड होल्ड अप में 100% की कमी आई है। दहेज मृत्यु दर में कमी आई है। और जो घटनाएं घटित हुई हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि घटनाएं नहीं घटित हो रही हैं, लेकिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं, 100% अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं दे सकता। और दूसरा, जो घटनाएं घटित हो रही किस रूप में, मैं कल संभवतः यहां पे बयान पढ़ा नहीं गया है, ये आजमगढ़ की घटना है महोदय। आजमगढ़ में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, और जो मौतें आजमगढ़ में हुई उसका जो मुख्य अभियुक्त है ये मुलायम यादव है।
इस व्यक्ति का समाजवादी पार्टी से क्या संबंध नहीं है क्या? यह व्यक्ति इससे पहले भी 2013 और उससे पहले भी प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और ये लोग उसको राजनीतिक संरक्षण देते थे। इनके संरक्षण में वो फलता फूलता था। पिछले वर्ष उसके कारण आजमगढ़ में 60 लोगों की मौत हुई थी और तब भी इन लोगों ने उसको बचाया था। ये ऐसे नर पिचासों को बचाने का जो पाप इन लोगों ने किया है उसका आज प्रदेश की जनता भुक्त भोगी है। उसका तो साहस वहीं से बढ़ा था। आजमगढ़ की घटना के बाद उसके द्वारा फिर पुलिस अधिकारियों को फोन किया जाता है, क्योंकि पिछली बार भी उसने फोन किया था तो वहां के थानाध्यक्ष वहां के एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। इस बार फिर उसने फोन किया, हमें जानकारी मिली तो हम लोगों ने अधिकारियों से कहा था जो अपराधी हो उसको छोड़ना मत, और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो निर्दोष लोगों का हत्यारा है उसको किसी भी दिशा में छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आज पकड़ा गया है, ये मुलायम यादव है, ये पिंटू यादव है, ये सब कौन लोग हैं? ये सब 14 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आप कहेंगे कि जाति विशेष के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है, ये जाति विशेष का है। कल आप रायबरेली का मुद्दा आपके एक माननीय सदस्य उठा रहे थे। रायबरेली में क्या सच नहीं था कि दोनों पार्टी, आप दोनों लोग आप ही की पार्टी से जुड़े हुए लोग थे? क्या ये सच नहीं था? और क्या सरकार हाथ पे हाथ धरे रह करके बैठेगी? अगर नृशंस हत्या होगी, कोई भी होगा, सरकार कार्रवाई करेगी, सख्त कार्रवाई करेगी ऐसे अपराधियों के खिलाफ। जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है हम लोग कार्रवाई करेंगे उसमें। और इसीलिए सीतापुर की घटना, कौन है वो अपराधी, कौन लोग हैं वो, कौन बचा रहे थे सीतापुर में 3 व्यापारियों की, निर्दोष व्यापारियों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को? अगर हम बोलने लग जाएंगे बहुत सारे लोग एक्सपोज हो जाएंगे। इस राजनीतिक शिष्टाचार को बने रहने दो। और इसलिए मैं उन अपराधियों को संरक्षण देना बंद करें। हम लोग बहुत कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं, अपराधी ही नहीं, अपराधी के संरक्षण दाताओं को भी आगे आने वाले समय में हम कानून के दायरे में लाएंगे। इस सदन में, इस सेशन में अवसर मिलेगा तो हम कानून बनाएंगे, अन्यथा अगले सेशन में बहुत जल्दी हम सेशन बुलाएंगे। औपचारिकता नहीं निभाएंगे, हम प्लान करने वाले लोग नहीं हैं, हम फेस करेंगे। और इसीलिए उसका मुकाबला करने के लिए मैं कह रहा हूं, एक सख्त कानून हम लोग बनाने जा रहे हैं। प्रदेश के हर नागरिक को जीने का अधिकार है, और जो भी उनके जीने के अधिकार में खलल डालने का प्रयास करेगा उसका जीना सरकार हराम कर देगी। इसलिए महोदय, हम लोग पूरी व्यवस्था किए हैं। क्या स्थितियां थी प्रदेश के अंदर? प्रदेश के अंदर 1.5 लाख पुलिस के पद खाली हैं। पुलिस के 1.5 लाख पद खाली हैं। प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है, लेकिन इन लोगों की कारगुजारियों का परिणाम क्या है? कोई ऐसी नियुक्ति पिछले 10 वर्ष के अंदर ऐसी हुई जिस पर उंगली न उठी हो? कोई ऐसी नियुक्ति आप बता दीजिए, कोई ऐसी नियुक्ति हुई हो जिसमें उंगली न उठी हो? ये 1.5 लाख पुलिस के पद इसलिए नहीं भरे गए क्योंकि नियत साफ नहीं थी। प्रदेश के युवाओं को वंचित किया गया। आज आप लोग लेकर के चलते हैं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, वित्त विहीन शिक्षकों को लेकर के धरना प्रदर्शन करके अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वे सब नियमित शिक्षक के रूप में भर्ती नहीं हो पाए हैं, इसके लिए आप लोग दोषी हैं, ये सरकार नहीं। इस सरकार को मात्र 3 महीने हुए हैं, आज 4 महीना पूरा हो रहा है अध्यक्ष जी। आज 4 महीना इस सरकार को हुआ है, मात्र 4 महीने हमें हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं, हम तो उनके लिए करना चाहते हैं। अगर हम उनको वित्त देते हैं तो इसका मतलब या तो उन सभी विद्यालयों का अधिग्रहण हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो अंडरटेकिंग है प्रबंधन का वो ये है कि हम सरकार से कोई वित्त नहीं लेंगे। इसमें से मुझे लगता है कि अधिकतर सदस्य
ऐसे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई वित्त पोषित स्ववित्त पोषित विद्यालय संचालित किए होंगे, कर रहे होंगे। उनका अंडरटेकिंग होता है कि हम कोई वित्त सरकार से नहीं लेंगे, और अगर सरकार वित्त देगी तो सरकार फिर उसको अधिग्रहण भी कर सकती है। क्यों आप किसी प्रबंधन के स्वतंत्रता में, उसकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का प्रयास किए? क्यों भड़काने का प्रयास किए? और क्यों इस प्रदेश के उन शिक्षित नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगारों को भिखमंगा आप लोग बना रहे हैं? क्यों बनाया आप लोगों ने? शिक्षकों की जगह खाली है। आपने यूपी पीसीएस की स्थिति क्या पैदा करती है? उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े हो गए हैं। और मैं कह सकता हूं, यूपी पीसीएस की 2012 से अब तक की सभी नियुक्तियों की हम सीबीआई से जांच कराने जा रहे हैं। आप लोगों ने छला है प्रदेश को। प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय किया है, और इसीलिए इसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी, लोग कटघरे में खड़े होंगे। और याद रखना, हरियाणा के अंदर एक नेता जो शिक्षक भर्ती में पिछले 10 वर्षों से जेल के अंदर सड़ रहे हैं, और कहीं प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति आने का है। ये स्थिति आप लोगों ने प्रदेश के अंदर पैदा की है। ये सारी जांचें होंगी। हम प्रदेश के नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, और इसीलिए हाई कोर्ट को इन 1.5 लाख भर्तियों पर रोक लगानी पड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी थी। हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा कि क्या हो गया, क्यों नहीं भर्ती हो रही है भाई? पता लगा सुप्रीम कोर्ट का रोक है। हम लोगों ने कहा माननीय न्यायालय में नया शपथ पत्र दाखिल करिए, क्यों रोक लगी है? पता लगा कि इन्होंने मेरिट के अनुसार अपने कर दिया। और मेरिट के आप क्या मानते हैं कि कागज जला देने से कोई बच जाएगा? कभी नहीं। कल लालजी वर्मा कह रहे थे, हमारे माननीय नेता बहुजन समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज, अरे अब तो एक ही हो गए आप लोग। बहुजन वो है, समाजवादी ये हैं। जब एक ही हो गए हैं तो क्या बोलूं मैं? 2 पार्टी बोलने की बजाय एक ही बोल लूं? अपना अस्तित्व या तो बनाए रखिए, और नहीं तो तय है। अगर देखिए, ये तो तय है, हमें प्रसन्नता होगी आप दोनों एकजुट हो जाएं, क्योंकि हमारा दायरा बढ़ जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बार बार कहते हैं कि हमें 42 से 60% जाना है, तो 60% का लक्ष्य तो हम लोग देख ही रहेंगे, कब आप लोग एक मिले हम उसको झटके। आप कल कह रहे थे कि कॉफियां जलाई गई हैं, बहुत सारी जगह पत्र जलाए गए, फाइलें जलाई गई। ये सब वही करामात हैं, ये वही करामात है जो इन लोगों ने किए हैं। 1.5 लाख पुलिस की भर्तियों में भी यही हुआ है। हम लोगों ने एफिडेविट दिया दोबारा, सरकार पर कोर्ट ने विश्वास जताया। मैं आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है। हमारी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हम लोग 3 वर्ष के दौरान ये 1.5 लाख भर्तियां करने जा रहे हैं। एकदम ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी। कोई नहीं कह सकता कि कोई जाति या कोई मत या कोई मजहब के आधार पर भर्ती होगी। हम लोग करेंगे, भर्तियां होंगी, एकदम पारदर्शी तरीके से होगी। और उस व्यवस्था के अंतर्गत 33,200 पुलिस कर्मियों में, जिसमें 30,000 पुलिस कांस्टेबल के और 3,200 सब इंस्पेक्टर की भर्ती हम इस वर्ष करने जा रहे हैं। महोदय, ये लोग बहुत बार बहुत सारी बातें कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़ खानों के बारे में आदेश जारी किए थे 2014 में, और उसके बाद 2017 में भी। ये लोग कभी उसमें क्रियान्वित नहीं किए। इनको इससे मतलब नहीं था। अधिकारी घंटों उनके कोर्ट में खड़े होते थे, घंटों खड़े रहते थे। कभी इनको सम्मान से कोई मतलब ही नहीं था। एक अधिकारी का किसी कोर्ट में खड़ा होने का मतलब किसी आवश्यक कार्य से हो तो ठीक है,
लेकिन एक मुलजिम के रूप में, एक अपराधी के रूप में वो खड़ा रहे, किसी योजना को न्यायालय के किसी आदेश के क्रियान्वयन न होने के कारण खड़ा हो, यह किसी भी सरकार के लिए डूब मरने जैसी स्थिति है। हम लोग भी फेस कर रहे हैं इन लोगों के कारनामों के कारण उन सब स्थितियों को, और ये स्थितियां पैदा हुई थी, लगातार इस प्रकार की स्थितियां थी। हम लोगों ने कहा 24 घंटे के अंदर सब अवैध बूचड़खाने बंद होने चाहिए, और बंद हुआ है। और हम लोग फिर कह रहे हैं, हम प्रदेश के अंदर इलीगल स्लॉटर हाउसेस नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने जो डायरेक्शन जारी किए हैं, उसके विरुद्ध किसी को भी चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और प्रदेश के अंदर सख्ती के साथ इन आदेशों को हम लागू करेंगे। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर फिर से कोई ऐसा व्यक्ति पैदा न होने पाए कि जिसके नाम पर लोग अपने परिवार में नाम रखना ही बंद कर दें। ऐसी स्थिति हम लोग नहीं पैदा होने देना चाहते, इसलिए ई टेंडरिंग कर दी हम लोगों ने हर कार्य में। ई टेंडरिंग की व्यवस्था, कठिनाई जरूर है, लेकिन ये व्यवस्था हम लोग लागू करने जा रहे हैं। खनन में भी और ऐसी पुख्ता व्यवस्था करने जा रहे हैं कि प्रदेश का राजस्व भी बढ़ेगा, प्रदेश के अंदर रोजगार भी बढ़ेगा। प्रदेश के अंदर अभी जो कुछ लोगों के द्वारा दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं ना, वे गलतफहमी में हैं। उनको नहीं मालूम जब डंडा शुरू होगा, हम लोग तो खाली हो ही रहे हैं विधानसभा सत्र के बाद। ये सब जांच करवाने जा रहा हूं इन सब की भी। जिन लोगों ने बालू और मोरंग और गिट्टी के दाम बढ़ाए हैं, उनके खिलाफ अब डंडा प्रारंभ होगा। आम जनता का जो भी शोषण करेगा, गरीबों के हितों पर जो भी कुठाराघात करेगा और विकास की योजना में जो भी बाधक बनेगा, उसके खिलाफ सख्ती के साथ सरकार पेश आएगी। और यही कहने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं कि यह व्यवस्था जहां हम लोगों ने लागू की है, वहीं प्रदेश के अंदर रोजगार का सृजन हो। एक नई औद्योगिक और निवेश नीति को लेकर के हम लोग आए हैं। हम लोगों ने व्यवस्था दी है, लोग निवेश के लिए अब आना प्रारंभ किए हैं। जो लोग भाग चुके थे उन लोगों ने आना प्रारंभ कर दिया है। आपने देखा होगा बजट में ही हमारे वित्त मंत्री जी तमाम घोषणाएं कर रहे थे, और उसमें हम लोग चीनी उद्योग के बारे में, चीनी उद्योग आपके समय में एकदम डाउन में चला गया था। जो उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य था, वापस लाए हैं। ये 23,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी आप ही करवाए हैं। चलिए मैं ये मान लेता हूं, क्यों? पहली बार हो रहा है। पिछले वर्ष आप लोग केवल 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर पाए थे किसानों का। इस बार 23,000 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों का हो चुका है। जो लगभग 2,000 करोड़ रुपए का बचा है, इसको भी नोटिस जारी हो चुकी है, और नोटिस जारी होने के साथ साथ हम लोग यह भी भुगतान कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। किसानों को उनके गन्ना का दाम मिले, यह हम लोग करने जा रहे हैं। साथ साथ नई चीनी मिलें भी लगा जा रहे हैं। गोरखपुर में पिपराइच, कुछ लोगों को गोरखपुर के विकास का याद आ गया। मुझे अच्छा लगा, चले इसी बहाने लोगों को विकास उनके मुंह से निकल गया। लेकिन गोरखपुर में पिपराइच चीनी मिल आप लोगों ने बेच दी थी। हम लोग फिर से एक नई चीनी मिल लगाने जा रहे हैं, बस्ती में लगाने जा रहे हैं। हम रसड़ा में भी कार्य करने जा रहे हैं। श्री उमाशंकर सिंह, माननीय सदस्य उमाशंकर सिंह के क्षेत्र में भी कार्य करने जा रहे हैं। हमने तो नहीं भेदभाव किया कि आप बसपा के हैं। अरे सभी करेंगे ना। आप बोलिए ना, विकास के बारे में तो आप बात करते ही नहीं। कांग्रेस की समस्या ही यहीं से शुरू होती है कि वो विकास के बारे में कभी बात ही नहीं करती है। मुद्दा उठाने से नहीं, भाषण में बात रखनी चाहिए ना सही ढंग से। हम लोग प्रदेश के अंदर, हम लोग मझोला के बारे में कार्य पीलीभीत के अंदर करने जा रहे हैं। शाहजहांपुर में लोगों ने रुचि दिखाई है।
हमारे आप यहां पे बागपत में रमाला चीनी मिल के विस्तारीकरण की योजना हमारी है, और भी अन्य क्षेत्रों में इन चीनी उद्योग को फिर से पुनर्स्थापित करके, और यही नहीं, चीनी उद्योग के साथ साथ सेकंड जनरेशन के इथेनॉल उत्पादन के लिए भी, आप लोग संभवतः नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि जो आप पुआल जला देते हैं, ये पुआल अब जलेगा नहीं, हम इसका भी पैसा किसानों को दिलवाएंगे, और इससे हम इथेनॉल बनाने जा रहे हैं। किसान को उसका लाभ मिलेगा, बगास का पैसा भी किसान को मिलेगा, इसका भी उसको किसान को लाभ मिलने जा रहा है। हम उससे इथेनॉल बनाएंगे, और हम उससे भी आगे थर्ड जनरेशन का भी एक नया प्लांट लेके, प्रदेश के अंदर 4 नए प्लांट लेके आने वाले हैं। प्रत्येक की कीमत होगी 1200 करोड़ रुपए। पूरा पश्चिम, मध्य में और बुंदेलखंड हर जगह लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे अब हम लोग ग्रीन डीजल और पेट्रोल उससे निर्माण करना प्रारंभ कर देंगे। निर्भरता बंद हो जाएगी। जो लोग आतंकवाद को फाइनेंस करने जा रहे हैं ना, इनकी कमर को तोड़ डालेंगे इस प्रकार की नई प्रौद्योगिकी से। एक कार्य प्रारंभ हुए हैं। ये नई औद्योगिक नीति इसी भाव के साथ आई है। बुंदेलखंड का औद्योगिक विकास होगा। एक्सप्रेस हाईवे के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं उसको। बुंदेलखंड, उस बुंदेलखंड में पहली बार हुआ है, बुंदेलखंड में पानी का संकट नहीं आया। नहीं तो आपके समय में भारत सरकार को ट्रेन से पानी भेजना पड़ा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ट्रेन से पानी भेजे थे, और तब भी इन लोगों ने वहां के लोगों को प्यासा रखा था, और वहां की जनता ने अच्छा जवाब दिया कि इस बार पूरा सफाया कर दिया। लेकिन बुंदेलखंड में पानी के लिए पैसे इस बार तो व्यवस्था किए ही हैं ग्राम्य विकास मंत्रालय के द्वारा। साथ साथ वहां पर हम लोग आने वाले समय में भी सरफेस वाटर का उपयोग हो सके, वहां पर जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था हो सके। केन बेतवा को जोड़ने के एमओयू पर हम लोग साइन करके हम लोगों ने अपना शेयर देने की अपनी प्रतिबद्धता भी केंद्र सरकार के सामने दोहरा दी है। हमने उसमें साइन भी कर दिए हैं। आने वाला समय बुंदेलखंड पलायन नहीं होगा, देश का सबसे विकसित क्षेत्र होगा, और वो स्थिति हम लोग बुंदेलखंड के अंदर पैदा करने जा रहे हैं। पूर्वांचल भी, आप लोग तो हर कार्य में तलाशते थे कि कितना प्रतिशत मुझे मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं उसने करता। हम लोगों ने इसलिए टेंटिंग से जोड़ दिया, और इसलिए हम लोग आपके बलिया को भी जोड़ने जा रहे हैं। बलिया को जोड़ेंगे। आपकी यात्रा को हम यहां से लखनऊ से बलिया की मात्र 3 घंटे की यात्रा में हम लोग बलिया पहुंचाएंगे आपको। हम उसमें अयोध्या को भी जोड़ेंगे। हाँ, काशी भी जुड़ेगी और गोरखपुर भी जुड़ेगा। तो इनके चेहरे और शुरू किया जाएगा। हैं? तो इनके चेहरे और शुरू किया जाएगा। नहीं, नेता प्रतिपक्ष तब हमारे साथ होंगे, फिर हम विकास के माध्यम से जोड़ेंगे। और इसीलिए ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये केवल घोषणाएं नहीं। आपको जब 1 वर्ष के अपने पूरे कार्यक्रम के साथ जब हम लोग आएंगे, और 1 वर्ष के पूरे कार्यक्रम पर जब हम इस सदन में चर्चा करवाएंगे, उस समय आप लोगों की समझ में आएगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के साथ आप लोगों ने कितना बड़ा अन्याय किया था। उत्तर प्रदेश को कहां पर आप लोगों ने किया था। हम लोग महोदय नई तकनीक के साथ भी जोड़ना चाहते हैं प्रदेश को। पता नहीं आप समाजवादियों को तकनीक से कोई परहेज तो नहीं है, वैसे मोबाइल फोन का तो उपयोग आप लोग करते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के से प्रेरणा प्राप्त करते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, हम लोगों का मानना है कि आधुनिक तकनीक का जो प्रयोग है वह प्रशासन को अधिकाधिक जवाबदेह बनाता है,
पारदर्शी और अनिवार्य कुशल बनाने के लिए आधुनिक तकनीक आवश्यक है। डिजिटल इंडिया का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, इसी उद्देश्य से है। प्रशासन को अधिकाधिक जवाबदेह, पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से जो का अभियान पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ है, हम लोगों ने उसी के से प्रेरणा प्राप्त की है और उसके तहत हम लोग यहां पर ई ऑफिस की व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि विधानसभा में यह व्यवस्था लागू हो जाए। मैं जानता हूं आप विरोध करेंगे, और जिस दिन आप विरोध करेंगे तब आपको एक्सपोज हम लोग करेंगे, क्योंकि लैपटॉप के नाम पे जनता को बेवकूफ बनाते थे आप लोग। ई हॉस्पिटल बलिया में बैठे बैठे आप लोग एसजीपीजीआई में समय ले सकते हैं, केजीएमयू में समय ले सकते हैं, कहीं भी प्रदेश के अंदर कहीं भी आना हो वहां जाके बीएचयू में भी समय ले सकते हैं, क्योंकि तब तक हम लोग आप लोगों के लिए एक्सप्रेस हाईवे बना चुके होंगे वाराणसी तक भी, और इसीलिए यह व्यवस्था हम लोग उसके अंतर्गत लेने जा रहे हैं। ये आधुनिक तकनीक के साथ इस व्यवस्था को जोड़ने का एक कार्य महोदय हम लोगों ने प्रारंभ किया है। प्रदेश ने 15 वर्षों में बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से अपमान झेला है। अयोध्या का नाम आता था तो ऐसे लगता था जैसे करंट लग जाता हो सत्ताधारी दल के लोगों को। मैं सोचता था कि समाजवादी पार्टी के लोग कम से कम मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना आदि क्षेत्रों का ही विकास करा देंगे, लेकिन ये लोग तो वहां भी इसको भी नहीं बख्शे। वहां तो जवाहर बाग जैसी घटना करा डाले, विकास नहीं कराए, विनाश जरूर करा दिया। मैं सोचता था कि बहुजन समाज पार्टी भगवान बुद्ध का बड़ा नाम लेती है, बौद्ध सर्किट के बारे में कुछ सोचेगी, कुछ कर देगी, कुशीनगर में ही कुछ हो जाए, श्रावस्ती और भी जो इतने स्थल हैं, कपिल वस्तु है, उधर हमारा सारनाथ है, कौशाम्बी है, ये बहुत सारे स्थल हैं। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं दुनिया के अंदर, सारे के सारे ज्यादातर भारत के अंदर हैं, और वह है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश को इस बात पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। लोग भी कोई विकास नहीं किए, वहां पे विकास का मतलब ही कुछ और था। और विकास भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ हो ऐसा नहीं था। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर के हम आगे बढ़ सकें, उससे जुड़ा हुआ विकास नहीं था। वो विकास कैसा विकास था, वो तो पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने उसका जवाब दे दिया है, विधानसभा चुनाव में दिया है, और 2019 में और बेहतर जवाब जनता देने जा रही है। कुछ नहीं कर पाए, हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने भारत सरकार की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना में रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट दिया है। पहली बार हो रहा है नवरात्र में देवी मंदिरों में बिजली मिल सके, सफाई की व्यवस्था हो सके। आप लोग वो भी नहीं कर पाते थे। आप लोगों ने तो देवी देवताओं तक को नहीं छोड़ा है। नहीं तो आएंगे यहां, जब भगवान हमारे साथ थे इसलिए हम यहां पे हैं। भगवान आपसे दूर भागे इसलिए आप लोग वहां पे हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इससे ज्यादा दूर भगवान न हो। अगर दूर होंगे तो पता नहीं आप लोग कहां होंगे। लेकिन देवी देवताओं को भी नहीं बख्शे आप। हम लोग तैयार कर रहे हैं अयोध्या के विकास का, काशी के विकास का। दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है काशी। इस बजट में काशी में एक सांस्कृतिक केंद्र हो जो पूरे भारत की सांस्कृतिक विशेषता को समेटे हुए दिखाई दे रहा हो। 200 करोड़ की व्यवस्था हम लोगों ने की है, उसको और आधुनिक बनाने का प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं। अयोध्या का विकास हम लोग करेंगे। हमें संकोच नहीं, आप हम पे कुछ भी आरोप लगाते रहें, ये सब की चिंता नहीं करते। अयोध्या का भी विकास होगा, काशी का भी विकास होगा,
वाराणसी का विकास होगा, मथुरा का विकास होगा, चित्रकूट का विकास होगा, विंध्याचल का विकास होगा, गोरखपुर का होगा, देवीपाटन का होगा, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, नैमिषारण्य, शाकंभरी देवी और भी जितने ऐसे स्थल हैं, इन सब का विकास हम लोग करने ही जा रहे हैं महोदय। साथ ही साथ यहां की लोक संस्कृति को भी हम बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान कर दिया है। प्रयागराज कुंभ आने वाला है 2019 में, अर्ध कुंभ है, बजट में 500 करोड़ रुपए का हमने व्यवस्था कर रखी है। 19 में आएगा, हम लोग बजट में इस बार व्यवस्था करी है। और हम लोग प्रयागराज कुंभ को एक ऐसे इवेंट के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के इस गौरवशाली सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ झूमती हुई दिखाई दे। उसका एक कार्यक्रम बनने जा रहा है। मेला विकास बोर्ड बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि प्रयागराज में केवल कुंभ और अर्धकुंभ ही नहीं होता है, माघ मेला होता है हर साल, हर संक्रांति को, हर पूर्णिमा को स्नान होता है। लोग जाते हैं, हर पर्व और त्योहारों में भारी संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं। चोरी छुपे तो आप लोग भी जाते होंगे, सभी लोग जाते होंगे। और इसीलिए ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, जाना चाहिए। जाने अनजाने में पाप हो जाए तो कम से कम धुलने के लिए स्थान एक मिल जाता है। और इसलिए प्रयागराज कुंभ को ऐतिहासिक बनाने की दिशा में सरकार ने एक पहल प्रारंभ कर दी है और हम इस कार्य को करेंगे। इस दिशा में भारत सरकार से भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और भारत सरकार भी इसमें उदारतापूर्वक सहयोग कर रही है। तब तक प्रयागराज में बहुत कुछ बदलाव दिखाई देगा, बहुत कुछ बदलाव दिखाई देगा। साथ साथ जो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग सांस्कृतिक विशेषताएं थी, हम लोग हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि बोली और भाषाएं, आखिर इसका विकास सरकार नहीं कराएगी तो कौन कराएगा। भोजपुरी का है, अवधी का है, बुंदेलखंडी का है, ब्रज का है, और भी हमारी जो यहाँ की स्थानीय लोक भाषाएं हैं, लोक बोलियां हैं, इनके विकास के लिए कार्य, लोक संस्कृति, लोक कार्यक्रम, इन सब के लिए भी बजट में इसका प्रावधान किया गया है। और साथ साथ अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शती वर्ष पर भी हम लोग विशेष आयोजन करने जा रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि मुगलसराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तो रख ही दिया है। वहां पर उनका एक स्मारक बने, उस स्मारक की दिशा से भी सरकार कार्य करने जा रही है और प्रयास होगा कि 25 सितंबर को उसका लोकार्पण हो। लोगों की प्रेरणा का स्रोत, जहां पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में सोचा जा सके और वास्तव में उस प्रेरणा को एक क्रियान्वित किया जा सके, उस दिशा में एक नया प्रयास वहां से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। इन लोगों ने अयोध्या में रामलीला का मंचन बंद कर दिया था, मुझे अयोध्या के संतों ने बताया, तो मैंने कहा भी आप क्या उम्मीद करते हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी रामलीला कराएगी? अरे रावण लीला करने वाले लोग रामलीला कराएंगे? ये नहीं हो पाएगा, ये हम लोग करवाएंगे। हम लोग आए, हम लोगों ने रामलीला वहां प्रारंभ करवा दी। अयोध्या में रामलीला अनवरत अखंड रामलीला। सरयू जी का बड़ा महात्म्य है, अयोध्या जी से बहती है, बड़ा महात्म्य है सरयू जी का। कहते हैं कि जब इस धरती के सारे पाप, यानी सभी जगह सभी तीर्थ पाप से आच्छादित हो जाते हैं, तो सरयू में ही स्नान करने के लिए लोग आते हैं। जो अयोध्या, आधुनिक अयोध्या का जो दृष्टांत आता है, उसकी अवतरण की बात आती है, तो वह सरयू जी के स्नान से प्रारंभ होती है। प्रयागराज जब स्नान करने के लिए वहां आते हैं, सरयू जी की आरती हो, हम लोगों ने व्यवस्था फिर से प्रारंभ की है। और एक ऐसी व्यवस्था अयोध्या के अंदर की है कि देश और दुनिया का कोई भी श्रद्धालु वहां आए तो उसको लगे कि अयोध्या में हम आए हैं। अयोध्या की उस परंपरा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में
एक नया प्रयास बजट में उसका प्रावधान किया गया है। चित्रकूट के लिए भी व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने मथुरा के लिए भी व्यवस्था की, मथुरा, वृंदावन, इन सभी क्षेत्रों के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं। और भी हमारे जितने भी धर्मस्थल हैं, इन सब के लिए भी व्यवस्था इसमें की गई है। और साथ साथ महोदय, इन सभी कार्यों को हम लोगों ने इसमें व्यवस्था दी है। कुछ चीजें हैं जिसके बारे में अक्सर जानकारी के अभाव में लोग बोलते हैं। एक माननीय सदस्य मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि साहब कोई ऐसी योजना नहीं है जिस योजना में अनुसूचित जाति के किसी नौजवान के लिए कोई रोजगार का अवसर हो। मैंने कहा भी इसमें तो भारत सरकार की 2 योजनाएं बहुत अच्छी हैं। अगर आप भारत सरकार की उन योजनाओं को कभी देखे होते, समझने का प्रयास किए होते, राजनीतिक पूर्वाग्रह से उभर रहे होते, स्थितियां नहीं आती। पूछना नहीं पड़ता आप लोगों को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप योजना, स्टैंड अप योजना में प्रत्येक बैंक की शाखा को इस बात के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए उन्हें निर्देशित किया है कि प्रत्येक बैंक की शाखा एक एक अनुसूचित जाति जनजाति के किसी एक नौजवान को या परिवार को और एक महिला को गोद लेकर के उन्हें आत्मनिर्भर बना स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेगी, उन्हें स्वरोजगार और आत्मनिर्भर करने के लिए कार्य करेगी। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का उन्हें उस बैंक के द्वारा ऋण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 16,600 बैंक हैं, 16,500 से अधिक बैंक हैं। और अगर 2 अनुसूचित जाति जनजाति का एक व्यक्ति और एक महिला किसी भी जाति किसी भी वर्ग की हो सकती है, कोई भी हो सकती है, अगर 2 ले लें, 1 साल में 33,000 लोग सीधे सीधे यानी स्वरोजगार, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा जानकारी ले लें। हमें प्रयास करना चाहिए, जो बैंक है उन बैंकों से कहना चाहिए। हमारी विधानसभा क्षेत्रों में 2, 4, 6, 10 बैंक होंगे, उन बैंकों से हमें कहना चाहिए कि भाई कौन है स्टैंड अप योजना में किस किस का आपने चयन किया है, लाओ बताओ, उसमें हम अपने हाथों से उसको ऋण वितरित करेंगे। सर्टिफिकेट वितरित करिए आप, ये आपका अधिकार है। हम आपसे कह रहे हैं, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ हमने कहा कि हमारे माननीय सदस्यगण जो वितरित करना चाहेंगे उनके हाथों से करवाइए। मुद्रा योजना के अंतर्गत जो नौजवान रोजगार के लिए, लघु कुटीर उद्योग के लिए, सामान्य अपने कारोबार के लिए बैंकों से सहयोग लेना चाहता है, उनको सहयोग देने की दिशा में प्रयास करिए। थोड़ा भी जनप्रतिनिधि रुचि ले लेगा, जनपद स्तर की जिलाधिकारी के नेतृत्व की कमेटी के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत कर देगा। आपको लगता वहां नहीं हो रहा तो स्टेट लेवल की कमेटी के पास लेकर के आइए, हम लोग उस पर कार्रवाई कराएंगे। लेकिन हमें इन योजनाओं की जानकारी तो हो। और एक बड़ी अच्छी योजना है जिनके माध्यम से हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। इस दृष्टि से महोदय, बजट हर तबके के लोगों के लिए, मुझे लगता है कि हर जाति, हर वर्ग, हर पंथ, हर संप्रदाय और मुझे लगता है कि समाज का हर तबका इसके अंतर्गत आ चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का सबका साथ और सबके विकास की इस अवधारणा को समेट करके यह चलता है, क्योंकि हमारा जो मूल मंत्र है वही है। मैं केवल आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। मुझे एक जर्मन दार्शनिक मार्टिन लूथर किंग की एक बात याद आती है। उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन हम सच्चाई को देखकर भी बोलना नहीं चाहते, उसी दिन से हमारी पराजय की शुरुआत हो जाती है। और मुझे लगता है आपके पास एक अवसर है, इस सच्चाई को स्वीकार करिए। सरकार ने किया है, सरकार कर रही है और सरकार अच्छा करेगी। उस अच्छाई को ध्यान में रख करके हम केवल एक बात कहना चाहते हैं। तमाम प्रकार के आरोप तमाम लोग लगाते हैं, लगाएंगे भी। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, क्योंकि भाई खाली दिमाग शैतान का घर कहा ही जाता है। कुछ तो करेंगे। आपको अच्छी योजना में सहयोग करना नहीं है, करेंगे नहीं। रोज आके
बैठ जाएंगे यहां पे। जब कोई प्रश्न अच्छा चलने लग जाए तो तुरंत खड़े होकर कहने लगे हम तो वॉकआउट कर रहे हैं, बाहर जाके प्रेस के सामने बोल के फिर वापस चले आएंगे। लेकिन इस सब की परवाह किए बगैर हम लोग तो चाहेंगे पक्ष और विपक्ष मिल करके प्रदेश के विकास में रुचि लें, आगे बढ़े, क्योंकि लोकतंत्र के दो पहिए हैं, ये जब साथ चलेंगे तो विकास तीव्र गति से होगा। वैसे भगवान ने इतनी संख्या यहां दी है कि हम लोग तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं, बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। और इसलिए महोदय मुझे केवल एक बात कहनी है कि किसी को भी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद हम लोगों का संस्कार है। वसुधैव कुटुंबकम हम सब का ध्येय है। अपनी संस्कृति की रक्षा करना अब सबका संकल्प है। सामाजिक समता मूलक समाज की स्थापना ये हमारा चिंतन है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः यही हमारी नीति है। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब आइए मिलकर के उत्तर प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम राज्यों में स्थापित कर सकें, सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित कर सकें। इस दृश्य में आप सबका आह्वान करूंगा। मैं एक बार पुनः अपने उन सभी माननीय सदस्यों को, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राम गोविंद चौधरी जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री लालजी वर्मा जी, कांग्रेस के नेता श्री अजय कुमार उर्फ लल्लू जी समेत उन सभी 73 सदस्यों को हृदय से धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि उन्होंने अच्छी चर्चा को आगे बढ़ाया है। और एक रचनात्मक चर्चा के लिए सदैव हम किसी भी कार्य में, किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो आप चर्चा करने के लिए कहेंगे, सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। और जब आवश्यक समझेंगे तो मैं आपके बीच में चर्चा का जवाब देने के लिए भी खड़ा रहूंगा, उसमें कहीं पीछे हटने की स्थिति नहीं है। मैं इसमें आपका सहयोग चाहूंगा, आप सबको हृदय से साधुवाद दूंगा, उन सभी मान्य सदस्यों को जो 73 सदस्य जिन लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया है। और मैं एक बार पुनः अपने वित्त मंत्री, मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को एक अच्छे बजट को बनाने में सहयोग देने, बेहतर वित्तीय प्रबंधन में सहयोग देने, फिजूल खर्ची को रोकने, प्रदेश के अंदर एक आदर्श व्यवस्था प्रदान करने के लिए उनके द्वारा दिए जाने वाले सहयोग के लिए हृदय से बधाई दूंगा। और वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने एक बेहतर प्रयास किया है, उनको बधाई देते हुए, साधुवाद देते हुए आप सबसे प्रदेश के विकास के लिए सहयोग की अपेक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।